हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस इवनिंग में ही बनाती हूँ। मैं नीतू गर्ग आप सबका हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि कल हमने लेसन नंबर 1 पालमपुर की कहानी का फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम आगे देखेंगे सेकंड पार्ट, जो कि थोड़ा सा उससे छोटा ही है। कल हमने बात की थी विभिन्न प्रकार के कारकों की जिसकी जरूरत होती है एक कृषि के अंदर। आज हम बात करेंगे आवश्यक पूंजी की, कि क्या खेतों के लिए पूंजी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। असंख्य छोटे किसानों की पूंजी व्यवस्था करने के लिए क्योंकि बहुत सारी लागतें और आगत जो है उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। जैसे कि हमें ट्रैक्टर या औजार खरीदने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए और इवन की कीटनाशकों के लिए। उसके बाद जो फसल कट जाती है, फसल की कटाई के समय हमें मजदूरों की, कृषकों की और इवन के बुआई के समय भी हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद हमें किराया देकर उन्हें मंडी तक लेकर जाना पड़ता है। इस प्रकार अनेक जगह हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब छोटे किसान जो होते हैं उन्हें भी पैसा चाहिए होता है उधार, क्योंकि उनके पास पहले बहुत अधिक पैसा नहीं होता। वे बड़े किसानों से या गांव के शाहूकार से अपनी खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति के लिए कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और इसे चुकाने के लिए किसानों को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि यदि फसल खराब हो गई तो वो कर्ज जाल में भी फंस सकते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है सविता की। सविता एक लघु कृषक है, छोटी सी किसान है। उसके पास मात्र 1 हेक्टेयर जमीन है और गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अलावा उसे पानी खरीदने और खेती के औजार की मरम्मत के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपए चाहिए, पर उसके पास पैसा तो नहीं है। तो वो तेजपाल, जो कि एक बड़ा किसान है, उससे कर्ज लेने का निर्णय लेती है और तेजपाल सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, 24% का मतलब ये हो गया 2% पर माह, ठीक है। यानी कि 24% की दर पर 4 महीने के लिए, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। नहीं, यहाँ पर 24% जो है वो 4 महीने के लिए है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 महीने का 6%। हमने 24 को 4 महीने से डिवाइड कर दिया, जो कि बहुत बड़ी राशि है। अब आप 3 को 6 से गुना करेंगे तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा ब्याज से चुकाना होगा। 1 महीने का कितना? 180 रुपए, ठीक है। तो जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है और सविता को ये वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में वो उसके खेतों में ही काम करेगी, वो भी 100 रुपए प्रतिदिन के साथ, क्योंकि जो आज का समय है मजदूरी जो है 350 से लेकर 400 के बीच है। देखिए कितना बड़ा बंधन है उसके ऊपर कि हाँ मैं ब्याज पे पैसे दे दूंगा, और वो भी इतनी बड़ी राशि पे 24% लगाया, वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए। और जहाँ 400 रुपए मजदूरी मिल सकती थी उसे, वहां 100 रुपए मजदूरी पर उसके खेतों में काम करना पड़ेगा। सविता जानती है कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी काम करना होगा। कटाई के समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में घर के काम की जिम्मेवारी भी बहुत है, लेकिन फिर भी वो इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि छोटे किसानों को कोई कर्ज देता नहीं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। वे किसी न किसी तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है ये हम थोड़ा अगले भाग में जानेंगे, लेकिन अब भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे बड़े किसान हैं तो अच्छी फसल होती है, फसल बेचने के बाद जो उन्हें मुनाफा होता है उससे वो उतने पैसे बचा पाते हैं कि अगले साल के लिए जो कृषि संबंधी आगतें हैं उन्हें खरीद पाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्पादन के 3 कारक भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती के लिए उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब हम छोटे छोटे खाली स्थान हैं जो आपने खुद भरने हैं, क्योंकि ये आपके लिए तय करेंगे कि आपकी इस लेसन के ऊपर पकड़ कितनी है। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेती हर मजदूरों के रूप में काम करते हैं, जबकि काम के अवसर जो है सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या फिर श्रमिक हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और एक कठिन जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार से जो भूमि है
वो उसका क्षेत्र भी सीमित होता है और जो भूमि है वो भी असमान रूप से विस्तृत है। किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि है, किसी के पास बहुत कम भूमि है। इस प्रकार से छोटे किसानों पर खेती तो करते हैं लोग, लेकिन उनके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसके बाद है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए पहले क्या था, पहले समय में जो किसान थे वो सिर्फ उतना ही अनाज उगाते थे जितना उनके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए एक साल के लिए जरूरी था। लेकिन अब किसान ज्यादा अनाज उगाता है, जितने की उसे आवश्यकता होती है वो रख लेता है अपने पास, और बाकी जो है उसे कहते हैं अधिशेष। परिवार की जरूरत के अलावा जो अनाज बच जाता है उसे अधिशेष कहा जाता है, और उसका एक ही काम है, जैसे बाजार में बेचा जाए और पैसे ले लिए जाए। गेहूं की कटाई और जब उत्पादन पूरा हो जाता है तो किसान गेहूं का क्या करते हैं, कुछ गेहूं तो वो अपने उपभोग के लिए रख लेते हैं और अधिशेष मतलब बची हुई गेहूं को वो बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसों छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका उत्पादन कम होता है, इसीलिए वो ज्यादा हिस्सा अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेते हैं, और मझोले और बड़े किसान बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ियां हमने पिछले चित्र में देखी थी। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर फिर आगे उसे कस्बे और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़ा किसान तेजपाल सिंह, जिसके बारे में हमने देखा था सविता ने जिससे कर्ज लिया था, उसकी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज, रायगंज क्या है, बड़ा गांव है पास में ही पालमपुर के, वहां बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का करता क्या है, देखिए वो क्या करता है, जितनी भी कमाई हुई उसे बैंक में जमा करवा देता है। बाद में वो इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में करता है जिन्हें कर्ज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मौसम की खेती के लिए जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे बीज की, खाद की, तो उसके लिए सिंचाई की, उसमें भी इसकी व्यवस्था कर लेता है। इस वर्ष तेजपाल की बचत के पैसों से उसने एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रखी है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, जैसे कि जमीन जो है, भवन है, या ट्रैक्टर है, या बड़े औजार हैं, मशीनें हैं, ये सब स्थिर पूंजी में आते हैं, एक बार लेने के बाद सालों साल चलते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मझोले, मझोले मतलब बीच से के किसान, और बड़े मतलब जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि होती है, वो कृषि उत्पादों को बेचते हैं और कमाई के एक भाग को अगले मौसम की खेती के लिए रख लेते हैं। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों में से कर लेते हैं और उन्हें कर्ज लेना नहीं पड़ता। इसके अलावा वे पशु, ट्रक, दुकान खोलने के कार्य भी करते हैं, और ये पशु खरीद लिए, उससे डेयरी खोल ली, ट्रक ले लिया, थोड़ा बहुत परिवहन का काम कर लिया, या फिर दुकान खोल ली, ये कार्य कृषि में नहीं आते प्यारे बच्चों, ये कार्य गैर कृषि कार्यों में आते हैं। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं। जैसे कि हमने देखा कि गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं जो है उसमें 25% लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेयरी। यहाँ पर देखो, ये डायरी नहीं है, ये डेयरी है, और ये डायरी भी नहीं है, ठीक है। और इसके जो स्पेलिंग है वो है DAIRY। ध्यान से सुनिए, DAIRY। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, जिसमें वो भैंस रखते हैं, भैंस के घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट वाले गांव रायगंज में बेच जाते हैं। शाहपुर शहर को 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ ठंडा करने के लिए, जहां से दूध जो है दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल जाता है, ठीक है ना, किससे, डेयरी से मिला। उसके बाद है पालमपुर में लघु विनिर्माण की एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहर और कस्बे में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के अलावा सरल उत्पादन की विधियों का प्रयोग करके भी विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण मतलब वस्तु निर्माण भी हम कह सकते हैं। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से, मतलब परिवार के सदस्य लगा लिए और छोटा मोटा उत्पादन घरों में या खेतों में कर लिया, और कभी कभी श्रमिकों को किराए पर भी लगा लिया जाता है। ऐसे निर्माण जो है लघु स्तरीय कहलाते हैं।
यहाँ पर हम दो कहानी पढ़ेंगे, एक मिश्री लाल की और एक करीम की। पहले हम मिश्री लाल की पढ़ते हैं। मिश्री लाल ने एक गन्ना पेरने वाली मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है, उसने उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले वो गन्ना पेरने का काम बैलों से करता था, परंतु अब वो इसे मशीनों से करता है। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे भी गुड़ बनाता है, फिर उस गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे वो थोड़ा बहुत लाभ कमा लेता है। दूसरा है करीम। करीम जो है उसने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है, कंप्यूटर सेंटर, और हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की मतलब कंप्यूटर चलाने की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। कंप्यूटर खरीदे, घर में बाजार की ओर खुलते बाहर के कमरे में कक्षाएं लगानी आरंभ कर दी। अब हाई स्कूल तक के छात्र जो है वहां पर कंप्यूटर सीख रहे हैं। इस प्रकार से करीम ने खुद का तो बिजनेस शुरू किया ही, साथ में दो महिलाओं को भी कार्य दे दिया। तो मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी होगी, ये आपने सोचना है। ये सारे प्रश्न जो है चर्चा के हैं, आप अपने मन में इन्हें टटोलिए। यदि कोई दिक्कत आए तो हमें जरूर पूछिए। और इस कार्य में श्रम श्रम मतलब मजदूर कहाँ से मिलते होंगे, मिश्री लाल ज्यादा अपना लाभ क्यों नहीं कमा पा रहा, ये समस्या हो सकती है, या फिर उसे कुछ लाभ भी या हानि भी हो सकती है। और मिश्री लाल खुद गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है, ये भी आपने सोचना है। उसके बाद है पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज्यादातर जो लोग हैं वो व्यापार नहीं करते, वस्तु विनिमय नहीं करते। व्यापार का मतलब है वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों में थोक बाजारों से वस्तुएं खरीद के लाकर दुकान गांव में दुकान खोलते हैं, उसमें गांव के लोगों को ही बेचते हैं। जनरल स्टोर में भी चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, क्योंकि ये गांव में नहीं उगते तो इसे बाहर से लाकर गांव में लोगों को बेचा जाता है। मोमबत्ती, कॉपी, पेन, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों के जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, उन्होंने छोटी छोटी घर पर भी दुकानें खोल ली हैं, वहां खाने की चीजें भी बेचते हैं। फिर चौथी क्रिया है जो गैर कृषि परिवहन, तेजी से विकास होने वाला एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पक्की है, वहां पर रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी बैलगाड़ी चलाने वाले लोग हैं, और उससे वो कमाई करते हैं। जैसे ऑटो वाला ही है, पर सवारी ढोकर जो पैसे कमाते हैं उससे परिवार का गुजारा हो जाता है। उसके बाद हम एक और कहानी पढ़ेंगे किशोर किशोर की। किशोर एक खेतीहर मजदूर है, मतलब खेतों में काम करने वाला मजदूर, और उसे भी बड़ी ही मुश्किल आती है अपने परिवार का भरण पोषण करने में, क्योंकि ऐसे मजदूरों की कमाई बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि खेती एक मौसमी क्रिया है, मौसम के हिसाब से कुछ महीने काम मिलता है, फिर बाकी महीने नहीं मिलता। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था, जो कि सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जो कि भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। उस पैसे से किशोर ने एक भैंस खरीदी। अब वो उस भैंस का दूध बेचता है, और उसने एक भैंसा गाड़ी भी बना ली जिस पर वो सामान ढो देता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी भी ला देता है, या कभी कभी वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर भी चला जाता है। तो हरेक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, और अब उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी है। देखिए, वो एक खेतीहर मजदूर था, खेती का कार्य जो है मौसमी है, तो भैंसा गाड़ी की वजह से उसे कितना ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन भैंसा गाड़ी और भैंस लेने की स्थिति में वो कब आ पाया? जब उसे बैंक से लोन मिला, और बैंक का जो लोन होता है वो कम कीमत पे ब्याज के साथ होता है, इसीलिए उसे चुकाना काफी आसान होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? भैंसा गाड़ी और भैंस। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? अब जो दूध बेचता है उससे उसे कार्यशील पूंजी मिलती है, और इसके अलावा जो भैंसा गाड़ी के लिए उसने गाड़ी बनवाई होगी उसमें भी उसका थोड़ा बहुत खर्चा आया होगा। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? वो देखिए, परिवहन के साधन में लगा हुआ है और डेयरी में लगा हुआ है। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है? निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि अच्छी सड़कों का लाभ सभी को होता है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने यहाँ पर सिर्फ खेती वाली क्रियाओं का ही बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की, बल्कि गैर
खेती गैर कृषि क्रियाओं के बारे में भी जानना। यदि यहाँ पर 75% लोग कृषि कार्यों में लगे हैं तो 25% गैर कृषि कार्यों में भी लगे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कृषि कार्यों में भी लगे हैं, लेकिन जब उनके पास समय होता है तो वो गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी लगे हुए हैं। इस प्रकार से आज हमने इस लेसन के माध्यम से उन सभी क्रियाओं के बारे में जाना जिनसे लोग अपनी आजीविका या अपनी आय को अर्जित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है आपको समझाने की। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। मैं तो करूंगी ही, लेकिन वे खुद एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं वो क्वेश्चन तैयार, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। उसके बाद हम एक क्विज करवाएंगे और तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और यदि अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।